अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट भी पॉजिटिव नज़र आ रही है, लेकिन सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक, पूरी दुनिया को और पूरी मुस्लिम उम्मा को। सबसे पहले बात करेंगे मार्केट के हवाले से। एक पॉजिटिव ग्रोथ नज़र आ रही है। 45,000 के अपवर्ड ट्रेडिंग आज की मार्केट में देखी गई। इट मीन्स कि रमज़ान की आमद में एक पॉजिटिव ट्रेडिंग सेशन देखा गया और इसके साथ साथ एक पार्टिसिपेशन वॉल्यूम्स वाइज बात करें तो बहुत ज़बरदस्त देखी गई आज की मार्केट में। कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स भी सामने आए वॉल्यूम लीडर्स की सूरत में अगर बात करें, और ऑल इन ऑल अक्रॉस द बोर्ड काम होता हुआ देखा गया और फाइनली ग्रीन टेरिटरी परफॉर्मेंस आज की मार्केट में विटनेस की गई। एट द सेम टाइम अगर बात करें बाकी के दो सेशंस की, तो यहाँ भी यही देखा जा रहा है कि जो ट्रेडिंग टाइमिंग्स है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा बढ़ते हुए मार्केट के अंदर नहीं दिखाई देगा, बल्कि काफ़ी अच्छी पार्टिसिपेशन मार्केट के अंदर देखी जाएगी। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 45,048.57 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 45,347.40। लोअर वाज 45,048.57, सेम एज द ओपनिंग। हम देख रहे हैं अच्छा इंट्राडे पंच किया गया एंड फाइनली क्लोजर 45,311.22 का, यानी कि 262.65 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 341.88 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में डिक्लाइन देखा जाता है 131.54 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 16.57 बिलियन रुपीस। और वॉल्यूम लीडर्स में वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.82 के डिक्लाइन के साथ। 11.11 पे क्लोजर, 43.10 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। मीडिया टाइम्स लिमिटेड सेकंड स्कॉट पे 0.52 का इजाफा देखा गया। 3.97 पे क्लोजर रहा। 20.20 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली गनी ग्लोबल लिमिटेड 1.35 का इजाफा, 33.62 पे क्लोजर, 19.47 का कारोबार रहा। हम देख रहे हैं वॉल्यूम लीडर्स में कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स आज सामने आए हैं, जबकि वो एक ट्रैक या हम कहेंगे एक कंट्रास्ट नजर आ रहा था डेली बेसिस पे। जो काफ़ी हद तक 10 या 20 स्क्रिप्ट्स थे वही सामने आते थे, लेकिन अब कुछ चेंज दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हमने एक्सपोर्ट सेक्टर को लाइमलाइट पे रखा है। एक्सपोर्ट पे प्रोग्राम में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आप रिपोर्ट देखें, वापस आते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुंतखब हुकूमत के स्मार्ट इनिशिएटिव की बदौलत माली साल 2020 और 21 के अवाइल में ही बड़े पैमाने की सनतों में बेहतरी देखने में आई। पाकिस्तान ने बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर इक़दाम उठाने शुरू किए, जिनमें सर फहरिस्त एक्सपोर्टर्स को मुख्तलिफ मजीद रियायतें देना शामिल था। इसका नतीजा ये निकला कि दुनिया भर के अलावा मशरिक़ वस्ता के लिए भी पाकिस्तान की बरामदात में जबरदस्त इजाफा हुआ। पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स, जिनमें टेक्सटाइल, क्लॉथिंग, लेदर, राइस, कन्फेक्शनरी, केमिकल्स, सीमेंट, फिशरी, नमक, मिनरल्स, स्पोर्ट्स, सर्जिकल गुड्स, कारपेट और फार्मा शामिल हैं, इनसे मुल्क में मुआशी और कारोबारी सरगर्मियों को दवाम और लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ, जिससे बेरोजगारी में भी कमी वाक़ई हुई। पाकिस्तान का तिजारती खसारा गुज़श्ता साल की निस्बत कम हुआ है, जबकि इसी मुनासबत से दरामदाद में भी कमी रिकॉर्ड की गई है, जो कि एक मुस्बत सिमत की जानिब पेशकदमी का इशारा है। हुकूमती हालिया इक़दामात, जिनमें सर फहरिस्त शरह सूद में कमी, तवील मुद्दती मुआशी इस्लाहाती प्रोग्राम्स के लिए पॉलिसीज के इजरा जैसे सनदोज़ हुकूमती इक़दामात ने वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान और उनकी काबीना पर बिजनेस कम्युनिटी के एतमाद में इजाफा किया है। हालिया परेशान कुन हालात में जहाँ माशी तौर पर कमजोर ममालिक की हालत दिवालिये के मुतरादिफ हुई है, वहीं पाकिस्तान में भी बरामदात और सनती रोजगार फराहम करने वाले शोबे माली दबाव में घिरे नजर आए हैं, जबकि सनती यूनिट्स बंद हो जाने से बेरोजगारी में इजाफे का खदशा भी पैदा हुआ, जिसे अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी दानाई और मामला फहमी का सबूत देते हुए काबू किए रखा है। पाकिस्तानी मईशत को सवार रखने के लिए बड़े पैमाने की सनतों, ज़राअत, बरामदात और सरमायाकारी जैसे शोबों में पॉलिसीज के तसलसल के साथ साथ अमली तब्दीली भी लाना होगी। हम देख रहे हैं जब पॉलिसीज अच्छी नजर आती हैं उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट इकोनॉमिक रिवाइवल पे पड़ता है और उसी का इम्पैक्ट एक्सपोर्ट्स पे भी पड़ता है। एक्सपोर्ट्स अच्छी होंगी तो जीडीपी ग्रोथ पे भी उसका एक एम्फेसिस जाएगा और यही सूरत हाल देख रहे हैं हम जब गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का विजिट किया था और ये इंदिया दिया था कि इस साल जीडीपी ग्रोथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है अबाउट 3%। इट मीन्स के यहाँ पे चेंजेस ज़रूरी थे और चेंजेस आने के बाद ही इसका इम्पैक्ट आया है। स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जुनैदुर रहमान साहब, आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं और बिजनेस एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी और सलाम, थैंक यू तशा फॉर हैविंग मी। सर सबसे पहले ये बताइए कि एक्सपोर्ट का दारोमदार, हमारी इकोनॉमी का दारोमदार काफ़ी हद तक मैन पावर पे होता है।
अब दिखाई ये दे रहा है कोविड के चैलेंजेस भी मौजूद हैं, लेकिन इस फिस्कल ईयर को अगर हम सम अप करें तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। एक्सपोर्ट्स के नंबर्स बहुत इंक्रीज हुए हैं। तो आप समझते हैं कि जितने मेजर्स लिए गए वो टाइमली लिए गए और उसका इम्पैक्ट अब स्लोली ग्रेजुअली आना शुरू हो रहा है? जी बिल्कुल, थैंक यू। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा रमज़ान की हमारे तमाम पाकिस्तानियों को और उम्मत मुस्लिम को इस मौके पे। जी, आपका जो सवाल है रिगार्डिंग एक्सपोर्ट्स के हवाले से, बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है ख़ास तौर पे लास्ट 6 मंथ्स के अंदर, बिकॉज मार्च के जो फिगर्स हैं वो भी पॉजिटिव आए हैं और तकरीबन 13% मंथ टू मंथ इंक्रीज़ आई एक्सपोर्ट के अंदर, प्लस जो लास्ट 8 मंथ हैं इस फाइनेंशियल ईयर के, उसमें भी 7% ग्रोथ है। और एक बहुत पॉजिटिव बात ये है कि जो कंसिस्टेंसी हमें इसमें नज़र आ रही है वो एक बड़ी एक खुशाइन बात है, बिकॉज लास्ट 6 मंथ जो है वो $2 बिलियन प्लस हिट किया है एक्सपोर्ट ने, हमारी एक्सपोर्ट पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ने, जो कि एक बहुत हिस्टोरिक सी बात है। तो डेफिनेटली कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी है और चीज़ें डेफिनेटली दे आर मूविंग टूवर्ड्स सॉलिड फ्रेमवर्क, तो उससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ा है। देखिए, इसमें एक और अहम बात ये भी है कि हमारे मेजर एक्सपोर्टर्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं इन कंट्रीज़ को, उसमें एक यूएस है, चाइना है, यूके है। हमारी जो यूएस लेड एक्सपोर्ट है दैट हैज़ इंक्रीज 11% इन द लास्ट 8 मंथ्स। दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन कि ऑल्दो यूएस अभी कोविड में अभी हिट है, बट वी आर प्रोग्रेसिंग उस तरफ जो है। अच्छा सर, अगर कंपेयर करें पाकिस्तान को और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स के नंबर्स को, क्या दिखाई दे रहा है? पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है कि उसके नंबर्स काफ़ी ज़बरदस्त इंक्रीज़ हुए हैं कोविड के चैलेंज होने के बावजूद? और अगर हम इतने सक्सेसफुल कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे एक्सपोर्ट के या डिफरेंट नंबर्स डाउन नज़र आते हैं। जी देखें, हमारे पास जो है वो जो पॉलिसीज़ हैं, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि उनके अंदर स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। बाकी अगर हम बात करते हैं फ़ॉरेन, जैसे फॉर एग्जांपल हम ईयू की बात करते हैं, तो वहाँ आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी बाहर आनी शुरू हो गई है। चाइना इज़ ऑल्सो शोइंग स्ट्रॉन्ग साइंस इन देयर इकोनॉमी, इन देयर एक्सपोर्ट्स। ईयू इज़ ऑल्सो डूइंग दैट। वियतनाम ने बहुत अच्छा जंप लिया है, हमारे पड़ोसी मुल्क में जंप लिया। बट द पॉइंट इज़ कि हमारे पास जो इसकी जो आप कह लें जो मेन वजूहात हैं वो कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज़ है। जो एक्सपोर्टर्स का जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग आप कह लें, एक उनकी रिक्वेस्ट रही है कि ऑन बोर्ड लिया जाए स्टेक होल्डर्स को वाइल मेकिंग पॉलिसी, तो दैट हैज़ बीन नाउ कंसिडर्ड वेरी स्ट्रांगली, और उसकी वजह से जो है ना डेफिनेटली चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई और बेहतरी आई है। राइट, बेहतरी आई है और अब उम्मीद करते हैं और भी मज़ीद बेहतरी आएगी। सर, इसके साथ साथ कुछ एसएमईज़ की बात करें तो यहाँ पे जब कोविड का चैलेंज दिखाई दे रहा है तो उसके साथ साथ हमें यहाँ पे लॉकडाउन भी दिखाई दे रहा है और एसएमईज़ बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। एसएमईज़ बैकबोन कंसिडर किए जाते हैं किसी भी इकोनॉमी के। अगर यहाँ पे ये सिचुएशन आएगी तो फिर आने वाले दिनों में क्या नंबर्स हमारे हर्ट हो सकते हैं? देखिए, एसएमई इज़ बेसिकली वन ऑफ द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। तकरीबन कोई 3.5 मिलियन एंटिटीज़ है जो एसएमईज़ में रजिस्टर्ड हैं, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान एंड बिजनेस एंटिटीज़ के हवाले से 90% ऑफ द लेबर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी इज जनरेट बाय देम। 80% लेबर फोर्स एग्रीकल्चर साइड को छोड़ के वो करती है। तो नो डाउट अबाउट इट कि एसएमई के बगैर इट्स नॉट पॉसिबल कि इंडस्ट्री या एक्सपोर्ट मतलब प्रोग्रेस कर सके। लेकिन दूसरी बात ये कि एसएमई जो है उसको अगर आपकी डेप्थ में जाएं तो आप ये देखें कि वो बहुत सारी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। अगर आप ऑटो इंडस्ट्री की मिसाल लें, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मिसाल लें, आप लेदर इंडस्ट्री की मिसाल लें, फार्मा इंडस्ट्री, बहुत सारी जो उनकी जो बैकबोन है, आप कह रहे जो उनकी जो आप कह लें सप्लाईज़ हैं, वो एसएमई से लिंक हैं। तो अनलेस द एसएमई इज़ बेसिकली, अगर वो प्रॉपरली उनकी फंक्शन होगी, उनकी उनके उनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगी। के नंबर्स इंक्रीज हुए हैं उसमें एसएमईज़ का भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल, हाथ है। एब्सोल्युटली, बिकॉज देखें मैंने आपको अर्ज़ किया कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है एसएमईज़ की, और जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, अगर आप देखें, अगर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूँ आपसे, तो बिकॉज एक्सपोर्ट मेन मोर देन 50%, जी मोर देन 50% उसमें जो है वो हमारे एक्सपोर्ट्स को कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि अब तो आईटी भी आ गया है मैदान में, लेकिन टेक्सटाइल का बहुत ज़्यादा बिल्कुल, टेक्सटाइल इज मोर देन 50%। तो इन दिस रिगार्ड आप देखें कि लॉट ऑफ टेक्सटाइल इज इन एसएमई सेक्टर, और जिसके अंदर जो है लास्ट महीनों में बेहतरी आई है, प्लस ऑर्डर्स की जो फरावानी आई है उसको कैपिटलाइज़ किया है, उसको कैपिटलाइज़ किया पॉलिसीज़ के साथ मिला के जो है, तो नो डाउट अबाउट इट। राइट। अच्छा, टेक्सटाइल की आपने बात की, तो टेक्सटाइल की पॉलिसी का लास्ट टाइम भी आप हमारे प्रोग्राम में आए थे, तो ये डिस्कशन हमारी जो है वो थोड़ी सी कंटिन्यू नहीं हो सकी थी। तो टेक्सटाइल पॉलिसी के बारे में क्या दिखाई दे रहा है? अभी भी पाइपलाइन में है, कब तक आने की जो है वो हालात दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत अहम सवाल किया। देखें, जो मार्च की एक्सपोर्ट आई है उसमें ओवरऑल एक्सपोर्ट्स तुम्हारी बढ़ी हैं, मगर उसमें जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है वो 1.4% ड्रॉप हुई है।
तो दिस इज़ बेसिकली समथिंग विच इज़ बीन रिक्वेस्टेड फ्रॉम दी डिफरेंट एसोसिएशंस कि इसको कंसिडर करें, ख़ास तौर पे रॉ मटेरियल्स के हवाले से। अब आप देखें कि कुछ अर्से से बात चल रही है रिगार्डिंग रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन यार्न के हवाले से जो है उस पर काफ़ी जी बिल्कुल उस पर काफ़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है और ये बात सुनने में आ रही है कि उस पर कुछ अच्छे फैसले हो चुके हैं। तो अनकरीब अगर फॉर एग्जांपल ये इम्प्लीमेंट हो जाता है और उस पर कस्टम ड्यूटी ख़त्म हो जाती है, वी कैन इम्पोर्ट 0% पे कॉटन यार्न, तो डेफिनेटली इट विल बेनिफिट द एसएमईज एज वेल। राइट, तो ये इम्पैक्ट तो बहुत अच्छा आएगा। फिर जो टेक्सटाइल्स जो है वो थोड़ा सा एक शिकवा करते रहते हैं, तो वो शिकवा फिर जायज़ नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए जो सेक्टर फ्लरिश कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल सीमेंट सेक्टर, तो वहाँ लोग खुश हैं तो अब उसकी बात नहीं हो रही, लेकिन जो सेक्टर्स ज़्यादा हर्ट हो रहे होते हैं वो बात करते हैं। ऑटो सेक्टर्स की सेल हम देख रहे हैं 43% अबव आई है, फिनोमिनल ग्रोथ है, और इस ईयर के अंदर उसकी सबसे ज़्यादा 3 ईयर्स हाईएस्ट ग्रोथ है आई थिंक। तो इट मीन्स कि यहाँ पर अब ज़्यादा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो ज़्यादा ऑटो सेक्टर हर्ट हो रहा था तो सब उसके ऊपर आवाज़ रेस कर रहे थे। तो जो चीज़ फ्लरिश हो रही होती है वो ज़्यादा साइलेंट हो जाती है, तो इकोनॉमिक नंबर्स भी इसी तरीके से इंक्रीज़ हो रहे हैं। सर ये भी बताइए कि टेक्सटाइल के साथ साथ अगर ऐसे ही सब्सिडाइज करना या फिर ये ड्यूटी फ्री करना या कम करना, कितना इंपॉर्टेंस होगी, कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए? जी देखिए, आपने भी ऑटो की बात की। ऑटो में एक बैकलॉग भी था। जब लास्ट ईयर कोविड में बंद हुआ, हमारी इकोनॉमी कोविड में गई और ज़ाहिर है जिस तरह दुनिया बंद गई हमें भी उसमें फेस करना पड़ा। तो उसमें ऑटो इंडस्ट्री ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट हो गई थी। उनको दे हैड टू डू अ लॉट ऑफ ले ऑफ्स और उनके पास प्रोडक्शन ज़ीरो हो गई थी, रजिस्ट्रेशन ऑफ कार्स नहीं थी। तो उनको एक आप कह लें किस्म का एक बैकलॉग भी क्लियर हुआ उनका, जो कि उनको एक आगे एक्सेस सेल्स में उनको मिला। लेकिन दूसरी बात है, जहाँ पर आपने कहा उसकी बात है, टैरिफ की पॉलिसीज़ की बात है, ड्यूटीज़ के हवाले से अभी रिसेंटली बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है स्पेशल टू प्राइम मिनिस्टर साहब ज़ाहिद दाऊद साहब ने, कि ही हैज़ प्रीवियसली हिस्टोरिकली कह लीजिए कि बजट के ऊपर जब काम करते थे, बजट प्रपोजल्स के ऊपर जो है, तो ओनली फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड एफबीआई यूज्ड टू वर्क टुगेदर। तो दिस ईयर दे हैव मेड अ गुड चेंज कि उन्होंने इसमें इनको भी इंक्लूड किया है, जिसकी वजह से पॉलिसीज़ जो है वो जो पॉलिसीज़ स्टेक होल्डर्स फॉरवर्ड करते हैं या उनको पेश करते हैं आगे इम्प्लीमेंट के लिए, वो आगे आनी शुरू हुई हैं। और उसमें एक पॉलिसी जो है जिसका ताल्लुक टैरिफ रिडक्शन से है या ड्यूटीज़ को बैलेंस करने से है, वो भी एक पॉलिसी जो डिस्कस हो रही है इसके अंदर। एग्जैक्टली, फॉरेनर्स भी यही बात कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट बजट आ रहा है उसके अंदर कुछ टैक्स रिलीफ मिले या कुछ ऐसी बात हो जिससे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लाइमलाइट में रखा जाए और देखा जाए कि इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर आए। तो फॉरेनर्स के हिसाब से भी आप समझते हैं कुछ अच्छी कोई प्रपोजल्स दिए जा सकते हैं इस बजट के अंदर जो अपकमिंग है? जी, इसमें मैं एक बात पहले आपसे कहना चाहूँगा कि जो प्रपोजल्स पुट फॉरवर्ड किए हैं आगे बजट के लिए, इसमें एक बड़ा अच्छा एक स्कीम की बात हो रही है लाने की, इंसेंटिव स्कीम की, जिसके अंदर जो कि चंद सालों पे बेस होगी, 3 to 4 ईयर्स पे बेस होगी, और वो उसमें कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे ये एनुअल बेस के ऊपर जो है, और उसमें कुछ खास इंडस्ट्री को लिया जा रहा है जो कि अभी आप कह लें कि हमारी मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री नहीं है एक्सपोर्ट के हवाले से। तो उसमें कुछ की पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि उन्होंने हाईलाइट किए हैं जिस पर वर्क करने की ज़रूरत है। टेक्सटाइल के हवाले से हैं, कुछ लेदर के हवाले से हैं, कुछ फार्मा के हवाले से हैं, कुछ इंजीनियरिंग के हवाले से हैं। मैं आपको मिसाल दूँ कि इंजीनियरिंग के अंदर उन्होंने ये उनको एक टारगेट दिया है कि आप 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स प्रोड्यूस करें और इसको एक्सपोर्ट करने की बात करें, एटलीस्ट लोकल तो प्रोड्यूस करें, ताकि आप हमारी जो इम्पोर्ट है वो बैलेंस हो और हम टुवर्ड्स फिर उन्होंने जो है वो लेज़र के ऊपर ये उन्होंने एक उनको टारगेट दिया है कि हमारी कंट्रीब्यूशन जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में वो लेदर शूज़ और बैग्स में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखें बहुत बड़ी मार्केट है और पाकिस्तान का एक कल्चर भी रहा है कि वो ये जो एक नेचुरल आइटम्स है उनसे कुछ प्रोडक्शन करे, तो इट मींस कि यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। तो सर लेदर के अंदर क्या हर्डल्स मौजूद हैं जो अभी तक इस पर काम नहीं हुआ है? जी देखिए, इसमें जो असल बात है वैल्यू एडिशन की, जो हम लोग यहाँ पे आके हमारी आप कह लें एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ रुकती है या हमारी इंडस्ट्री जो है वो उस तरह गेन नहीं कर पाती, वो वैल्यू एडिशन की वजह से है। अगर वैल्यू एडिशन हम ले आएँ अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, अब मैं आपको मैंने जिक्र किया लेदर का, टेक्सटाइल के अंदर उन्होंने ये टारगेट दिया कि जो लेडीज़ गारमेंट्स हैं ख़ास तौर पर जो ड्रेसिंग होती है उस पे जो है वो फोकस करें कि दैट इज़ अ एरिया वेयर वी आर वीक। तो ये तमाम चीज़ें इस दफ़ा मिनिस्ट्री ने जो है वो हाईलाइट की हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन कि जो कि हमें अच्छा लगा सुन के कि उनकी भी एक बड़ी अच्छी इसमें स्टडी थी और उन्होंने हमें इसमें एक गाइडेंस दी कि भाई आप इन चीज़ों पे वर्क करें, बिकॉज दिस व्हेन देयर इज़ वैल्यू एडिशन, व्हेन देयर इज़ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स।
राइट और अगर हम बात करें खाली लेदर की नहीं या टेक्सटाइल की नहीं, डिफरेंट अगर एग्रीकल्चर आइटम्स की भी बात करें तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा चार्म मौजूद है, क्योंकि अगर हम वैल्यू एडिड करेंगे जब भी हम उसके पर्क्स ले सकते हैं। तो काफ़ी अगर हम बात करें डिफरेंट फ्रूट्स की बात करें या वेजिटेबल्स की बात करें, तो आप नहीं समझते कि ये भी ज़ाया हो जाता है और यहाँ भी वैल्यू एडिशन करने की ख़ास ज़रूरत है? जी बिल्कुल, वैल्यू देखें फ्रूट्स की जहाँ तक आपने बात की, फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स के अंदर जो है डेफिनेटली नो डाउट बहुत बड़ा स्कोप है, बट इसमें इशू ये आता है कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो जो है वो लैग कर रही है। अगर कि हमारी, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप फ्रूट प्लक होता है फार्म से या वेजिटेबल आती है फ्रॉम द फील्ड, तो उसको मार्केट तक पहुंचने का खास प्रोसेस है, और वो प्रोसेस जो है वो जो दुनिया ने अडॉप्ट किया हम अभी उस तक नहीं पहुंच सके हैं। तो वी हैव टू, अगर हम इसमें चाहते हैं बेसिक करना, तो वी नीड टू अडॉप्ट सम सर्टन प्रैक्टिसेस जो कि इंटरनेशनली फॉलो हो रही हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोसेसिंग है। एग्जैक्टली सर, लेकिन वहाँ पे एक इन्वायरमेंट भी दिया जाता है टैक्स रिलीफ के साथ साथ भी, लेकिन पावर्स के हिसाब से भी कोई इश्यूज नहीं होते, तो यहाँ पर जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो भी मिसिंग है। आप समझते हैं कि यहाँ भी काम हो रहा है, चाहे वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की बात हो या डिफरेंट जगह पे हो, कि पावर का इशू ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, आपको डिले ना हो टाइमली? जी जी, देखें यहाँ तक बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ये तो बिल्कुल आप समझें बेसिक सी सिचुएशन है कि अगर किसी भी इंडस्ट्री ने, चाहे वो लोकल चाहे डोमेस्टिक प्रोड्यूस कर रही हो या वो एक्सपोर्ट कर रही हो, उसको अपने आप को एफिशिएंट रखने के लिए, वाइबल रखने के लिए ज़रूरी है कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दिया जाए इसके लिए। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ बेसिक। अब देखें हमारे पास थोड़ा सा इशू आता है स्पेशली विंटर्स के अंदर, तो पावर का हमें थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ता है फ्रॉम गैस टू इलेक्ट्रिक एंड थोड़े इश्यूज आते हैं, बट ये कि जनरली स्पीकिंग बिजली के अंदर जो है इट इज़ पॉजिटिव, बट गैस में वी नीड टू डू अ लिटिल बिट मोर। ओके, मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में आज के दिन पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई है, 45,000 के लेवल्स पे मार्केट का जो सस्टेनेबिलिटी और क्लोजर रहा है, और आज के मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट भी इसलिए बिलीव हुए हैं कि इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी हद तक ग्रोथ वाइज बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए ओवरकॉल हमारे साथ एहसन मेहंती साहब मौजूद हैं, कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम, थैंक यू। सर, सबसे पहले ये बताइए कि मार्केट आज पॉजिटिव ग्रोथ करती हुई दिखाई दे रही है, कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स भी सामने आ रहे हैं वॉल्यूम लीडर्स की सूरत में, क्या कहेंगे सर? देखें, बिल्कुल ये जो डेटा हमें आज रिसीव हुआ है कार सेल्स का, इसमें ऑटो सेल्स ने 31% ग्रोथ दिखाई है 9 माह के अंदर। एलएसएम की भी जो ग्रोथ है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, उसकी 7.45% ग्रोथ जो है वो नुमाया हुई है, और वो 8 महीने की ग्रोथ है। आई थिंक कि जो गवर्नमेंट का ग्रोथ ओरिएंटेड नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सरगोदा में मौजूद कम लागत हाउसिंग मनसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब के बाद उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू की है, आपसे शेयर करते हैं। टिका खान सानी पब्लिक टीवी से हूँ। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर किसी को एक घर बनाना पड़ जाए तो 14 तबक रोशन हो जाते हैं। आपने 50 लाख करोड़ की जिम्मेदारी ली और कितना मुश्किल काम था ये कि 50 लाख घर बनाना। नाकदीन ने आपके ऊपर तनकीद भी की, मजाक बनाया। अब हम देख रहे हैं कि तीसरा चौथा ये इवेंट है एक माह में। कैसे मुमकिन बना रहे हैं, ये क्या मुश्किलात हैं और खद्दो-खाल क्या है, बुनियादी तौर पे किन लोगों को ये घर मिल रहे हैं? टिका खान, मसला क्या था? क्योंकि पाकिस्तान में कभी भी कमज़ोर तबके के लिए कभी किसी ने सोचा ही नहीं घर बनाने के। एक जुनेजो ने एक बार सोचा था, वो फेल हो गई थी स्कीम, और उसके लिए स्ट्रक्चर ही नहीं है हमारे पास। इसके देखा, गवर्नमेंट मुफ्त तो नहीं घर दे सकती, कोई भी दुनिया में अमीर तरीन गवर्नमेंट भी मुफ्त घर नहीं दे सकती, लेकिन जो गवर्नमेंट कर सकती है कि फैसिलिटेट कर सकती है बैंकों के साथ मिल के, यानी इतने सस्ते कर्जे दे दें ताकि एक आम आदमी, मजदूर हो, एक मैकेनिक हो, वेल्डर हो, कोई ग्रेड 4 का ऑफिसर हो, वो भी घर ले सके। तो उसके लिए बैंक्स जब तक इसमें शिरकत नहीं करते, आप ये नहीं कर सकते। बैंक शिरकत आज तक नहीं करते थे क्योंकि वो एक कानून था फोरक्लोजर लॉ, यानी कि अगर मैं घर में घुस गया हूँ और मैं किस्तें बंद कर दूँ देनी, तो बैंक कुछ नहीं कर सकता था। इस कानून की वजह से बैंक को ताकत मिल जाती है कि अगर आप किस्तें नहीं देंगे तो वो बैंक एक्शन ले सकता है। उससे क्या हुआ, बैंक ने पैसे देने शुरू कर दिए। वो 2 साल लगे, 2 साल लगे, वो कई सालों में फंसा हुआ था, तो वो किया। फिर हमने बैंकों को अब ट्रेनिंग करवा रहे हैं, क्योंकि वो उनको आदत ही नहीं है कि वो बेचारा गरीब आदमी आता है तो उसको सर्विस कर सके, तो वो दूसरा प्रॉब्लम है, वो करवा रहे हैं मुसलसल ट्रेनिंग। फिर गवर्नमेंट ने, हमने 3 लाख हर ये जो लो कॉस्ट सब्सिडी दी हुई है, उससे क्या होता है कि अगर 25 लाख में घर बनता है तो 3 लाख जब गवर्नमेंट दे देती है तो उनकी किस्तें कम हो जाती हैं।
फिर हमने जो इंटरेस्ट रेट जो देती है जो बैंक्स जिस इंटरेस्ट पे, उस पे भी सीलिंग लगा दी है, गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है, तो इंटरेस्ट कम पड़ता है। तो यहाँ अगर 20 साल के ऊपर पैसे दें तो 5 या 6 हज़ार महीने के ऊपर वो घर उनका अपना हो जाता है किस्तें दे के, और अगर 10 साल में करें तो 10,000 हो जाता है। तो लिहाजा इससे सबसे कॉस्ट नीचे आ गया ताकि आम आदमी घर बना सकें। सर अब्बास शबीर, समा टीवी। सर 8-9 दिन से हम देख रहे हैं कि जब से जहांगीर तरीन साहब के ऊपर केसेस पंजाब के अंदर चल रहे हैं, एक नया हम ख्याल ग्रुप 20-22 MNAs हैं, कुछ MPs हैं, कुछ MNAs भी हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन भी आपको लिखी है मिलने के लिए। तो क्या सर जहांगीर तरीन से फासले बढ़ गए हैं और क्या वजह है, क्या उनकी जो रिजर्वेशंस हैं उनको सुना जाएगा? देखिए खैर सारों की बात सुनने के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन समझना चाहिए लोगों को कि ये सारा हुआ क्यों। 1-1.25 साल में चीनी की कीमत 26 रुपये बढ़ गई। 26 रुपये बढ़ने में चीनी की कीमत का मतलब कि कम से कम को 120-130 अरब रुपया हमारे आवाम से निकल के महंगी चीनी दे के वो चलेगी शुगर मिल्स के पास। तो जब तो जाहिर है कि गवर्नमेंट का काम है आवाम की हिफाजत करना। जब आवाम के ऊपर महंगाई हुई तो गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है? उन्होंने FIA करके इंक्वायरी करवाई। FIA में बड़ी खौफनाक चीज़ें निकली कि सारे मिल के ये कैसे एक उन्होंने मोनोपोली कार्टेल बनाया हुआ है, कैसे ऊपर बढ़ा देते हैं, लोगों का खून चूसते हैं और पैसे बनाते हैं, टैक्स ये नहीं देते, अंडर डिक्लेयर ये करते हैं चीनी। तो वो एक FIA की पूरी रिपोर्ट आ गई। अब अगर किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम उनको देख सकते हैं, लेकिन ये याद रख लें कि ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती ना कायम हो। कानून की बालादस्ती का मतलब ये है कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून। ये मुल्क की तबाही ये हुई है कि ताकतवर का एक कानून होता है, कमज़ोर का दूसरा होता है। गरीब आदमी जेलों में भरे हुए हैं, जो ताकतवर है वो अपने लिए स्पेशल प्रिविलेज ले जाता, वो कानून में पकड़ा नहीं जाता। उससे क्या तबाही मच रही है? उससे तबाही ये मच रही है कि जो असल मुल्क में नुकसान पहुँचते हैं वो तो ताकतवर जो करप्ट लोग होते हैं या जो फ्रॉड करते हैं वो ताकतवर करते हैं। सारे जेलों में जो आप गरीब लोग हैं इनकी इकट्ठा भी कर लें कि इन्होंने कितनी चोरी किया तो 2-3 अरब होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 26 रुपये जब चीनी बढ़ी तो सिर्फ ये 60-70 जितनी भी शुगर मिल्स हैं इनके पास 130 से 140 अरब रुपया चला गया। तारिक चौधरी, मैं आज टीवी से जी। आपका नैरेटिव था जो सबसे ज़्यादा वो एहतसाब का था। शुरू किया आपने, आज माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी ज़मानत भी हो गई। दीगर सारे लीडर जिनके खिलाफ केसेस थे आज एक एक करके सारे ज़मानतों पर हैं। अब क्या लोग कहते हैं, दो सवाल है, लोग कहते हैं क्या केसेस कमज़ोर थे, नैरेटिव बेबुनियाद था, या फिर यह है कि प्रोसिक्यूशन बेबुनियाद थी, कोई केस साबित नहीं किया जा सका। हुआ क्या है? देखिए केस तो खैर मैं इसके ऊपर तो कमेंट नहीं करता, लेकिन मैं फिर से एक चीज़ कहता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर एक ताकतवर के कानून और एक कमज़ोर के लिए। ये आपके सामने क्लासिक चीज़ें हो रही हैं इस मुल्क में। जिन लोगों ने अरबों रुपए के इस मुल्क से करप्शन की, सारे उनकी एविडेंस जमा है, बैंक अकाउंट्स में पैसे आए, सब कुछ ज़ाहिर है। लेकिन अगर हमारा माशरा इनको कन्विक्ट नहीं कर सकता तो हमारी कोई फ्यूचर नहीं है। मुझे कहते हैं जी किधर है जी मदीना की रियासत? मदीना की रियासत में दूध की नहरें नहीं बह गई थी एकदम। मुसलमानों के बहुत बुरे हालात थे, लेकिन कानून की बालादस्ती कायम की थी सरकार मदीना ने। उन्होंने ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए थे। वो बुनियाद बनी थी एक अजीम कौम की। आज मुझे दुनिया में कोई कौम बता दे जिधर कानून की बालादस्ती ना और वो खुशहाल हो। एक कौम बता दे, और दूसरी कौम बता दे जिधर कानून की बालादस्ती और वो गरीब हो, वो खुशहाल ना हो। तो ये ज़हन में डाल लें कि पाकिस्तान जब उठेगा, ये तो महंगाई तो एक बीमारी के सिम्टम्स हैं। यानी ये है ना कि मुझे बुखार हुआ है, लेकिन बुखार हुआ क्यों है? तो मुझे क्या मैंने कोई गलत चीज़ खाई, पेट या कुछ हो, कोई वजह होती ना। बुखार तो उसका सिम्टम है। ये जो हमारी गुर्बत है, जो महंगाई है, ये सिम्टम है यहाँ कानून की बालादस्ती ना होने की। जब जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वहाँ गुर्बत होती है। पाकिस्तान में किसी ने गरीब के लिए नहीं सोचा। गवर्नमेंट सस्ते कर्जे देकर फैसिलिटेट कर रही है। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान सरगोदा में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे। एहसन मेहंदी साहब हमारे साथ ओवरकॉल मौजूद थे। अभी हमारे साथ स्टूडियो में जुनैद रहमान साहब मजीद मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर, दिखाई ये दे रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने भी एक रिपोर्ट इशू की है पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में, तो वो कैसी दिखाई दे रही है सर, और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा? जी, वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट इसकी आपने जिक्र किया अभी जो है, ये एक प्रोजेक्शन रिपोर्ट उन्होंने बनाई है, जिसके अंदर वो एक पॉजिटिव साइड शो कर रहे हैं हमारे इकोनॉमी की जो है, हमारी कंट्री की, के जो पोटेंशियल है हमारे एक्सपोर्ट का, दैट इज़ अराउंड $88 बिलियन, राइट, एंड ऑलमोस्ट 4 टाइम्स वेयर वी स्टैंड राइट नाउ। तो उन्होंने इस पर एक डिटेल वर्किंग शो की है अपनी, जिसके अंदर उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने एक मिसिंग एक्सपोर्ट का लव शो किया है, शो किया है कि द मिसिंग एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कि वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं। उन्होंने इसको प्रोजेक्ट किया है कि हमारे पास जो पोटेंशियल है दैट इज़ $88 बिलियन, और उसके साथ साथ ये भी उन्होंने मेंशन किया कि जो $88 बिलियन का जो हमारा गैप है आज की एक्सपोर्ट से, जो हम नहीं ले पा रहे, उसकी वजह से 9 लाख जॉब्स जो हैं हर साल जो है हमारी जो है वो लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, और तकरीबन $1.75 बिलियन की टैक्सेस एक्सपोर्ट। जी, तो सर मिसिंग एक्सपोर्ट क्या क्या रीज़न क्या होगा, या फिर इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखें, एक तो एक नेशनल टैरिफ पॉलिसी जो है वो अवेटेड है। नेशनल टैरिफ पॉलिसी जो है दैट विल रेगुलेट द इम्पोर्ट्स ऑफ ड्यूटीज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, कि हम किस तरह से, क्योंकि देखें एक्सपोर्ट स्टैंड अलोन पॉसिबल नहीं होती। हमारे पास नो डाउट के रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं लोकली, बट देयर इज़ सॉर्ट ऑफ समथिंग हैव टू बी इम्पोर्टेड एज वेल, जिससे हम कहते हैं कि हमें बैलेंस हम करते हैं, तो वो टैरिफ पॉलिसी का हिस्सा है कि टैरिफ पॉलिसी को डिफाइन करती है। टर्फ की पॉलिसी को बोल रहे हैं आप? बेसिकली नेशनल टैरिफ पॉलिसी ये डिफाइन करेगी कि हम अपनी इंपोर्ट को कैसे रेगुलेट करें अपने रॉ मटेरियल्स के हवाले से खास तौर पे। राइट सर, तो रॉ मटेरियल का इम्पैक्ट तो आता है। केमिकल्स की बात करें तो वहाँ रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। स्टील सेक्टर की बात करें तो वहाँ रॉ मटेरियल्स, और उनके पास बहाना भी बड़ा अच्छा होता है कि हमने प्राइस इसलिए इंक्रीज़ किए हैं कि रॉ मटेरियल हमें एक्सपेंसिव पड़ रहा है। तो ये चीज़ें कैसे सॉल्व होंगी? देखें, जो मैं थोड़ा सा आपको रिपोर्ट के बारे में शेयर करना चाहूँगा आपके सवाल पे आने से पहले, कि उन्होंने जो हाईलाइट किया वो ये किया कि जो 9 लाख जॉब्स हैं हम इसको हासिल कर सकते हैं हर साल, और $1.75 बिलियन के टैक्सेस जो हैं जो हम मज़ीद इसमें गेन कर सकते हैं जो है। अब आपका एक सवाल था कि ये हम कैसे गेन किस तरह कर सकते हैं इसको। देखिए, बेसिक थिंग इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हम जैसे हम उस पर वर्क कर रहे हैं, अभी सोलर पे भी काम हो रहा है और ऑल्टरनेट एनर्जी पे भी काम हो रहा है साथ साथ जो है, तो एक सही डायरेक्शन है। और मैं समझता हूँ क्योंकि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है थोड़े से महंगे पड़ते हैं वो, तो इस पे हम काम कर रहे हैं, दैट्स अ गुड साइन, ये एक अच्छा डायरेक्शन है। दूसरी बात है कि पॉलिसी फॉर्मेशन हो रही है हमारे पास, अब नज़र आ रहा है हमें कि हम कि पॉलिसीज़ बननी शुरू हो रही हैं और लोग उस तरफ बात कर रहे हैं, डिस्कशन हो रही है, शेयरिंग हो रही है, और तो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी बात ये देखें, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, कि जो रॉ मटेरियल्स हमारे हैं फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल के, तो हमें ये देखना है कि अगर किसी वजह से हम उसमें लैग कर गए हैं या हम उसमें थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, तो हम टिल वी रीच टू अ पॉइंट वेयर वी कम बैक टू अ फीट अगेन, हम कैसे उसको बैलेंस करें। हमारी पॉलिसी जो है वो इस तरह डिफाइन हो ताकि हम अपनी जो सपोज अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें, चीनी की और वीट की या फिर डिफरेंट कॉटन की, तो इसमें भी यही सिचुएशन पाई जाती है? जी बिल्कुल, जो देखें जहाँ तक कॉटन का ताल्लुक है, कॉटन की क्रॉप जो है वो अनफॉर्चुनेटली इस साल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है, और वो के उस पर काफ़ी कोशिशें हो रही हैं इसको ठीक करने के लिए, मगर क्योंकि एक नेचुरल क्रॉप है, इट विल टेक सम टाइम। तो इसमें ऐसी सूरत हाल में क्योंकि हम बेस्ड ऑन टेक्सटाइल है, एग्रो बेस्ड है, टेक्सटाइल बेस्ड है, तो वी नीड टू हैव अ पॉलिसी, एन इम्पोर्ट पॉलिसी विच इज़ बैलेंस्ड, जो कि हमारी एक्सपोर्ट्स को भी जो है वो सपोर्ट कर सके और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ख़राब ना हो। जहाँ तक बात है अदर दूसरी इम्पोर्ट्स की, ईटेबल्स की, जैसे चीनी है या वीट है, ये ईटेबल्स में आते हैं, लेकिन ये एक नेसेसिटी आइटम है, तो इसकी जो इम्पोर्ट होती है वो गवर्नमेंट करती है रिगार्डिंग बैलेंस अपना देख के, अपनी सप्लाई डिमांड को देखते हुए, तो वो एक अलग डिसीजन होता है। राइट, वो एक अलग डिसीजन होता है। ये तो हमने बात की, कुछ जो इश्यूज होते हैं सामने आते हैं। एक और पॉलिटिकल अगर इन्वायरमेंट की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स रिवाइवल के लिए पाकिस्तान के लिए अभी क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है? अभी कितना ज़्यादा स्टेबल इन्वायरमेंट दिखाई दे रहा है अगर हम बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की? जी, एक बहुत अच्छा जो है इनिशिएटिव अभी रिसेंटली लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो कि PSW के नाम से है, पाकिस्तान सिंगल विंडो, तो वो 75 से ज़्यादा जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं वो उनको यकजा किया जा रहा है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। बिल्कुल। और ये एक बहुत ज़्यादा एक आप कह रहे हैं कॉस्ट इफेक्टिव और एक इम्पॉर्टेंट आप कह रहे हैं लॉन्ग स्टैंडिंग इशू था बिज़नेस कम्युनिटी का, क्योंकि इससे कॉस्ट और टाइम दोनों बचता है। एक मोहताब अंदाजे के मुताबिक तकरीबन $500 मिलियन जो हैं वो इसमें सेव होंगे इन टर्म्स ऑफ, हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट
कॉस्ट अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है। अब जहाँ तक बात है इसकी इम्प्लीमेंटेशन की, तो देखिए इसमें हमारी एसएमईज़ को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमारी एसएमईज़ में जो एक मैं बात जो है अगर आप शेयर करूँ, ये भी है कि डॉक्यूमेंटेशन और रेगुलेशन की कमी है। तो वी व्हेन वी टू अलाइन विद सच वेंचर्स वी आल्सो नीड टू सी कि हमारी एसएमईज़ भी इस लेवल पे आएँ कि वो अपने आप को रेगुलेट करें इस लेवल तक और वो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड वेंचर। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर मजीद बात करेंगे। अभी हम देखते चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 99,671 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 85,542 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 1743.89 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 61.24 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 64.76 डॉलर। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 181.50, सेलिंग वाज 183.50, यूके पाउंड बाइंग रही 209 रुपीज़, सेलिंग वाज 212, यूएस डॉलर बाइंग रही 152.60, सेलिंग वाज 153.50, चाइनीज युआन बाइंग एट 23.50, सेलिंग वाज 23.65, सऊदी रियाल बाइंग एट 40.50, सेलिंग वाज 41.10, यूएई दिरहम बाइंग एट 41.70, सेलिंग वाज 42.30, कुवैत दिनार बाइंग रही 481.50, सेलिंग वाज 484 रुपीज़, एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.50, सेलिंग वाज 394.50। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। हम देख रहे हैं एक नेगेटिविटी आ रही है डेली बेसिस पे डॉलर प्राइस के अंदर, कुछ पैसास की इट मीन्स के एप्रिसिएशन देखी जा रही है और पॉजिटिविटी देखी जा रही है रुपी के अंदर। जुनैद रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, प्रोग्राम का हिस्सा बने और काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया एक्सपोर्ट सेक्टर के ऊपर। यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ दिखाई देती है, टेक्सटाइल सेक्टर की पार्टिसिपेशन एक्सपोर्ट्स के अंदर हमेशा से ज़्यादा है। हम उम्मीद करते हैं और सेक्टर्स भी मजीद इसमें पार्टिसिपेशन करें। दैट्स ऑल, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ biztalk@ptv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।